हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो छात्र छात्राएं इस बार सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए आप सब इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आप सभी जब 24 मार्च को पेपर देने के लिए जाएंगे और आप सबके पास जब पेपर आएगा तो उस समय आप लोग बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी के पेपर में 70 में 70 अंक, ठीक है, 70 में 70 अंक कैसे ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा और एक एक टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। और हमारा जो टारगेट है वो है कि इस बार हमें 90% से अधिक अंक लाना है, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, जो भी आएगा यहीं से आएगा। जैसे आपके पेपर में पहला प्रश्न पूछा जाएगा पहले का कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यहां से आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसमें आपको 2 शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ इन्हीं 2 से पूछे जाएंगे, ठीक है। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से यहां आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी में ख आएगा कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए पहले में आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी लोग 10 नंबर आसानी से पाना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाइए देखिए और इन सभी टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से आप 10 नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, एक गद्यांश दिया रहेगा और उसमें पहला रहेगा संदर्भ। क्या रहेगा? पहला आपसे पूछा जाएगा संदर्भ, पहला संदर्भ पूछा जाएगा। दूसरा आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो पूछा जाएगा वो होगा, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का रेखांकित अंशों की व्याख्या और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अतः दूसरे क्वेश्चन से आपसे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रॉब्लम होगी कि आखिर हमारे किताब में जो गद्य है उसमें कई चैप्टर दिए गए हैं, 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं, तो मैं किस चैप्टर को तैयार करूं। तो यही तो प्रॉब्लम मैं दूर करने के लिए आज यह वीडियो बना रहा हूं। तो गद्य में सिर्फ आप लोग को 2 लेखक का ही गद्य पढ़ना है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का ममता। पहला मित्रता पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और ममता भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको इन्हीं दोनों का पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। तो यहाँ से 6 नंबर क्लियर हो गया और यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो गया। तो 16 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, ठीक है। इसमें भी आपसे एक संदर्भ पूछा जाएगा और दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा और तीसरा एक होगा काव्य सौंदर्य लिखने के लिए दिया जाता है, जिसमें लिखना है कि उसमें रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है। तो यहां से भी आपसे 1 + 4 और +1 बराबर 6 नंबर के क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सिर्फ आपको इन्हीं लोगों का पद्यांश समझना होगा, याद करना होगा और इन्हीं लोगों के पद्यांश का आपको अनुवाद बनाने आना चाहिए। पहला सूरदास हो गए, दूसरा रसखान हो गए, तीसरा बिहारी लाल हो गए और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई और 5वां हल्दी घाटी। इन्हीं 5 का सिर्फ आप पद्यांश का, इन्हीं 5 के पद्यांश का आपको अनुवाद करने आना चाहिए, संदर्भ आना चाहिए और काव्य सौंदर्य आना चाहिए। अगर इन सब का आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप 6 नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो यह एक टॉपिक है और उसमें भी मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप उनमें से भी आप क्या तैयार करेंगे तो आप 70 में 70 अंक पा सकते हैं। तो यहां से भी 6 नंबर क्लियर हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर जरूर वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी के पास इसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 24 मार्च को आपका पेपर है, इसलिए 24 मार्च के पहले तक मैं आपकी सारी तैयारियां करा दूंगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला आपके पेपर में जो प्रश्न होगा वो होगा कि संस्कृत के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु से, ठीक है। इसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा या पद्यांश दे दिया जाएगा अथवा में करके, उसमें आपको
उसका हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछा जाता है 4 नंबर का। 1 नंबर आपको संदर्भ का दिया जाता है और 3 नंबर इसका अनुवाद करने का दिया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स हैं वो यही चैप्टर्स हैं। ठीक है, यही 3 चैप्टर्स है जहां से आपको गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा। या तो वाराणसी से पूछा जाएगा, या तो भारतीय संस्कृति से पूछा जाएगा, या तो जीवन सूत्राणी से पूछा जाएगा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये मोस्ट आईएमपी हैं। ठीक है, तो इनका आप अनुवाद करना अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और संदर्भ भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था। अगला जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। रचनाओं का भी उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको 2 लेखक का ही जीवन परिचय याद करना है, उसके अलावा कुछ भी मत याद कीजिए। इसके अलावा आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप सिर्फ 2 लेखक का ही जीवन परिचय याद कर लीजिए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए, मैं आपको क्यों कर रहा हूं कि आप सिर्फ 2 ही लेखक का जीवन परिचय याद कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, आपके जो गद्यांश है उसमें 4 ही चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, और आपके जो पेपर में दिया जाएगा वो 3 दिया जाता है। 3 लेखक का जीवन परिचय, मतलब उसमें से किसी एक का लिखना होता है। 3 का दिया जाता है, 1 का लिखना होता है। तो 4 में से अगर किन्हीं भी 3 का, किसी भी 3 का देगा तो उनमें से इन दोनों का जीवन परिचय जरूर ही आएगा। इसलिए इन्हीं दोनों का याद कर लीजिएगा, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, दोनों लोग का याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह लेखक का जीवन परिचय था। अब आते हैं कवि का जीवन परिचय, कि कवि में हमको किस किस कवि का जीवन परिचय याद कर रहा है। तो पहला सूरदास का याद कर लीजिएगा, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास का, तीसरा बिहारी लाल का, और चौथा महादेवी वर्मा का। सिर्फ इन्हीं 4 लोगों का आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, और उनकी 1-2 रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप अपने चैनल पर सूरदास का जीवन परिचय बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बताया है, जयशंकर प्रसाद जी का बताया है, महादेवी वर्मा जी का बताया है। अगर अभी तक आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा है और मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। जल्दी से जाइए और सभी लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही आसानी से आप 2 नंबर पा सकते हैं। आपको एक श्लोक याद करना होगा जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें वह श्लोक नहीं होना चाहिए। ऐसा श्लोक लिखिएगा, कोई अलग से श्लोक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में ख पूछा जाएगा कि संस्कृत से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वह भी आपको संस्कृत में ही देना होगा। तो संस्कृत से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से भी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूँ कि वो 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर के जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको अब धीरे धीरे बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखना है। तो यहाँ से भी 2 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करुण एवं हास्य रस। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। करुण एवं हास्य रस, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षालंकार और रोला एवं सोटा। तो यह तो सोचने की बात ही नहीं है कि यह पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ये हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर का यह पूछा जाएगा, 2 नंबर का यह पूछा जाएगा, और 2 नंबर का यह पूछा जाएगा। तो यहाँ से 6 नंबर जो होता है बहुत ही फ्री में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इनका परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा। सिर्फ परिभाषा ही नहीं याद करना है, बल्कि आप इनका 1-1, 2-2 उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर तो हर साल ही पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है ये 3 नंबर का पूछा जाएगा आपके पेपर में। यही देखिए, मैं जो जो उपसर्ग लिखा हूं यही उपसर्ग सिर्फ आपके पेपर में ही पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई भी उपसर्ग नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग कोई भी जब हम शब्द बनाएंगे तो उसको हम इन सभी के मतलब ये सभी आगे जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, आगे जोड़कर जो शब्द बनाएंगे उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अ से अपमान हो गया, ठीक है, अधि से अधिकार हो गया। तो इन सभी को आगे जोड़कर हमें कोई शब्द बनाना है। तो अ से याद कर लीजिएगा, अन से अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि,
सु, इसके अलावा कोई भी उपसर्ग नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला आता है प्रत्यय। प्रत्यय इसका उल्टा होता है, यह आगे जोड़कर बनाया जाता है और यह शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। जैसे आई, पढ़ाई, लिखाई, त्व हो गया, महत्व, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय में सिर्फ यही प्रत्यय पूछे जाएंगे। आई हो गया, त्व हो गया, ता हो गया, पन हो गया, वा हो गया, हट हो गया और वट हो गया। इसके अलावा कोई भी प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा और यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ये सभी इतने सरल क्वेश्चन है कि आप आंख मूंद कर भी आसानी से नंबर पा सकते हैं। अगला आता है समास। समास में 2 ही समास पूछे जाएंगे, पहला द्वंद्व समास और दूसरा द्विगु समास, ठीक है। अगला आता है तत्सम शब्द, ठीक है, इसमें तत्सम शब्द भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है पर्यायवाची शब्द, ये सभी भी 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और यहाँ से पर्यायवाची शब्द भी 2 नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-2, 3-3 नंबर आसानी से पा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संधि। संधि में एक ही संधि पूछा जाएगा, वो भी यड़ संधि। कौन सा संधि फ्रेंड्स? यड़ संधि पूछा जाएगा, इसलिए आप इसका परिभाषा, उदाहरण और पहचान सब कुछ याद कर लीजिएगा। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगला है शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप में फल का शब्द रूप पूछा जाएगा, मति का, मधु का और नदी का। सिर्फ आप लोग इन्हीं चारों का शब्द रूप याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अगला आता है धातु रूप। धातु रूप में पट का पूछा जाएगा, हस का पूछा जाएगा, 5 लकार धातु रूप का याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन कितने नंबर का है फ्रेंड्स? तो 2 ही नंबर का पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती है, ठीक है। हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब जाकर जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 वाक्य दिए रहते हैं और आपको उसका संस्कृत में अनुवाद बनाना होता है और 2 नंबर का यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन होगा वो होता है निबंध रचना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें मैं वही निबंध लिखा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोग इन्हीं निबंध को ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे पहला हमारा निबंध है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, इस पर बहुत ही ज्यादा निबंध पूछा जाता है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है वृक्षारोपण का महत्व और 5वां है भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। तो यही जो 5 निबंध हैं, यह आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर इनमें से कोई एक न एक तो जरूर ही पूछा जाएगा, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से निबंध भी याद कर लीजिएगा। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है खंड काव्य। आपके जिले का जो भी खंड काव्य होगा आप उसे याद कर लीजिएगा। जो कुछ भी खंड काव्य में आपको पढ़ना होगा वो आपके जिले का जो भी खंड काव्य होगा आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को हर टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया हूं, जहां से आप सभी बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अंक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक में अगर आपको ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 70 में 70 अंक बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।